एपिसोड की शुरुआत 1992 के टाइम से होती है और हम रशिया का सीन देखते हैं जहां दोशिक और जुवन किसी मिशन में आए थे। जुवन किसी डॉक्टर कैंग के बारे में बात करता हुआ कहता है कि हमें उसके ब्रीफकेस का पासवर्ड आज ही पता करना होगा। दोशिक जुवन की बात इग्नोर करके पूछता है कि तुम्हें यहाँ का व्यू कैसा लग रहा है। जुवन कहता है तुम तो लकी हो, ऐसा व्यू तो तुम्हें हमेशा देखने को मिलता होगा। दोशिक कहता है हाँ, मुझे बुरा लगता था कि ऐसा व्यू मैं अकेला देखता हूँ। जुवन कुछ समझ पाता उससे पहले ही दोशिक उसके वेस्ट को अपने से अटैच करके उसे हवा में उड़ा ले जाता है। जुवन तो जोर से चिल्लाता रह जाता है। दूसरी तरफ हम कुछ रशियन एजेंट्स को देखते हैं जो एक आदमी से एक सूटकेस का पासवर्ड मांग रहे थे। पता चलता है कि ये आदमी डॉक्टर कैंग ही है जो पासवर्ड बताने से मना कर रहा था, ये बोलकर कि मेरे बताने पे तुम लोग तो मुझे तुरंत मार दोगे, मैं नॉर्थ कोरिया पहुंच जाने के बाद ही बताऊंगा। एक आदमी डॉक्टर कैंग के सिर पे गन लगाकर आखिरी वार्निंग देता है। इधर दोशिक जुवन से कहता है कि काम करने का समय आ गया है, जैसा हम हमेशा करते हैं वैसे ही करेंगे। मैं ऊपर से शूट करूंगा और तुम जमीन पे फाइट करना। जुवन कुछ बोलता उससे पहले ही दोशिक उसको नीचे गिरा देता है और जुवन सीधा उसी आदमी पे लैंड करता है जो डॉक्टर कैंग के सिर पे गन लगाए खड़ा था। अचानक से जुवन को देखकर सब उस पे गन पॉइंट कर लेते हैं। तब तक दोशिक हवा से शूट करना शुरू कर देता है। जुवन भी अब हील हो चुका था तो वो भी सबसे फाइट करने लग जाता है। दोशिक सबकी नजरों से बचता हुआ शूट कर रहा था और जुवन पे तो गोलियों का कुछ असर ही नहीं हो रहा था। दोनों वहाँ मौजूद सभी एजेंट्स को मार गिराते हैं। तब डॉक्टर कैंग टेबल के नीचे से निकलकर भागने लगता है। एक रशियन एजेंट जो किसी तरह बच गया था उस पे शूट करता है तो जुवन खुद गोली खाकर उसे बचाता है। तब तक दोशिक भी एजेंट को शूट कर देता है। दोशिक फिर डॉक्टर कैंग को बताता है कि उसके फैमिली को सेफली साउथ कोरिया ले आया गया है और अपने साथ साउथ कोरिया चलने को बोलता है। दोशिक फिर जुवन से कहता है कि 2 लोगों को कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो जुवन को बाय बोलकर डॉक्टर कैंग के साथ वहाँ से उड़ जाता है। जुवन चिल्लाता रह जाता है कि मैं रशिया से सॉल वापस कैसे जाऊं, मुझे तो अपने घर तक का रास्ता नहीं मिलता है। नेक्स्ट सीन हम 1993 हांगकांग का देखते हैं जहां दोशिक और जुवन अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर चुके थे। जुवन अपने बॉडी में से गोलियां निकाल रहा था तो दोशिक उसे अपना चाकू ऑफर करता है। जुवन पूछता है कि तुम चाकू तो यूज नहीं करते, फिर हमेशा साथ क्यों रखते हो? तो दोशिक बताता है कि ये उसके डैड का था जो अब इस दुनिया में नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हम तब का सीन देखते हैं जब दोशिक अपने स्पेशल असाइनमेंट में जाने के बाद गायब हो गया था। एजेंसी के सारे एजेंट्स उसे ढूंढने में लगे थे और एक दिन अचानक से वो मिहुन से मिलने उसके घर आ गया था, पर उन लोगों ने मिहुन पे भी नजर रखा हुआ था और दोनों के किस करते भर में ही एजेंट्स उसके अपार्टमेंट में घुस आए थे। यंगजुन ने इस बारे में पहले से ही मिहुन को बोल रखा था कि दोशिक के वापस आने पे हमें उसे जिंदा कैप्चर करना होगा और ये तुम्हारा अगला मिशन है। यंगजुन ने उस समय मिहुन के फादर को भी मेंशन किया था ताकि वो अपने मिशन से डगमगा ना जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे एजेंट्स दोशिक को वापस एजेंसी लेकर आते हैं। जब उसे यंगजुन के पास ले जाया जा रहा था तो जुवन दौड़ता हुआ वहाँ आता है, पर एजेंट्स उसे रोक देते हैं। दोशिक उससे कहता है कि फिक्र मत करो, जाकर कॉफी पियो। जुवन कॉफी मशीन तक गया ही था कि मिहुन वहाँ घबराई हुई पहुँचती है। एक्चुअली एजेंट्स जब दोशिक को पकड़ने मिहुन के अपार्टमेंट गए थे तो उसने फाइट बैक किया था। एक एजेंट के गले में तो उसने चाकू तक लगा दिया था, पर तब उसे रियलाइज हुआ था कि मिहुन ने उसके पॉकेट से गन निकाल लिया है। मिहुन उसके सामने गन पॉइंट करके खड़ी हो जाती है तो वो इमोशनल होकर सरेंडर कर देता है। उसके जाने के बाद मिहुन ने उसका चाकू अपने पास रख लिया था। इधर दोशिक को यंगजुन के सामने लाया जाता है तो वो पूछता है कि मुझे रिपोर्ट किए बिना तुम गायब क्यों हो गए थे? नॉर्थ कोरिया में क्या हुआ? तुम्हारा मिशन सक्सेसफुल रहा या फेल हुआ? दोशिक आंसर नहीं करता, उल्टा धमकी देता है कि तुम्हारा दिया ऑर्डर मैं ब्लू हाउस में रिपोर्ट कर दूं क्या? दोशिक अब ये जान चुका था कि यंगजुन ने बिना किसी को बताए उसे वो ऑर्डर दिया था। उसकी बात सुनकर यंगजुन चिल्लाने लगता है कि हमारे एजेंट होकर एजेंसी को धोखा दोगे। दोशिक बीच में ही उसे रोककर कहता है कि धोखा तो मुझे दिया गया है। इस पे यंगजुन हंसकर कहता है तो फिर धोखा खाकर कैसा लगा? दोशिक कहता है मिहुन को तो मैं खुद हैंडल कर लूंगा और अपनी लाइफ अब मैं अपने टर्म्स पे जीऊंगा। दोशिक थोड़ी दूर में जो एजेंट था उसके हाथ से गन लेकर बाकी एजेंट्स को शूट करता है। बहुत सारे एजेंट्स अंदर घुसते हैं पर उसने यंगजुन के सर पे गन पॉइंट कर दिया था तो वो लोग कुछ कर नहीं पाते। दोशिक यंगजुन को पकड़े खिड़की तोड़ता हुआ बाहर उड़ के निकलता है।
नीचे एजेंसी के सारे एम्प्लॉइज और एजेंट्स की भीड़ लग गई थी। उनमें मीहुन और जुवन भी थे। मीहुन को पता था दोशिक ये सब क्यों कर रहा है। वो चाहता तो हमेशा के लिए गायब हो सकता था, पर वो सिर्फ उसकी वजह से वापस आया, क्योंकि उसे पता था कि उसके नहीं लौटने पे एजेंसी के लोग उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। दोशिक के लौटने का एक और एम भी था। वो सबके सामने ये प्रूव करना चाहता था कि उसका मीहुन से कोई रिलेशनशिप नहीं है। दोशिक जोर से मीहुन का नाम पुकारता है। उस समय उसकी आंखों में आंसू भी थे। वो मीहुन के साथ बिताए मोमेंट्स याद करता है और फिर उस पे शूट करता है, पर गोली मीहुन को लगती उससे पहले जुवन अपने हाथ से रोक लेता है। दोशिक फिर यंगजुन को लेकर उड़ता चला जाता है। मीहुन याद करती है कि उसके अपार्टमेंट में दोशिक ने ही उससे कहा था कि वो उसके पॉकेट से उसकी गन ले ले और ये कहा था कि मेरी नाइफ गुरयोंगपो को दे देना, वो तुम्हारी हेल्प करेगा। दोशिक ने जानबूझकर अपना चाकू वहाँ पे गिरा दिया था। फिर हम जुवन को देखते हैं। अपने हाथ में लगी गोली देखकर वो याद करता है कि अपने आखिरी शूटिंग प्रैक्टिस में दोशिक ने उससे कहा था कि मुझे एक फेवर की जरूरत पड़ेगी। उस समय जुवन ने देखा था कि दोशिक ने अपने शूटिंग पोस्टर में सिर्फ हाथ में ही शूट किया था। जुवन को उस समय तो समझ नहीं आया था, पर अब उसे रियलाइज हो रहा है कि दोशिक ने उसे हिंट दिया था कि मीहुन को कैसे बचाना है, और मीहुन के चाकू लौटाने पे तो वो श्योर हो चुका था कि उसे उसकी हेल्प करनी ही है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। यंगजुन को पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया था, जो ब्लू हाउस के पास एक पेड़ से लटका मिला था। यंगजुन को फिर डिमोट कर दिया गया था, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ उसे वो ब्लू हाउस में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दोशिक तो उसके बाद से गायब ही हो गया था। यंगजुन के डिमोशन के साथ एजेंसी का पावर भी कम हो गया और फिर घटता चला गया। अपने डैड के डेथ के बाद तो मीहुन बिल्कुल ही अकेली हो गई थी। दोशिक अब तक वापस नहीं आया था। मीहुन को अब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर मिल गया था। उसकी लाइफ जैसे उसे चाहिए थी वैसे ही थी, बट वो हर दिन दोशिक को मिस करती थी। वो हमेशा आसमान की तरफ देखती थी, इस उम्मीद में कि दोशिक उसे कहीं उड़ता दिख जाएगा। एक दिन मीहुन अपने ऑफिस से लौट रही थी तो उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है, जिसे वो पहचान लेती है। पलटती है तो सामने दोशिक खड़ा था। मीहुन कहती है, मैं आसमान में तुम्हें ढूंढती थी, पर तुम तो चल के आए हो। दोशिक कहता है, तुम्हें याद है मैंने एक बार तुमसे कहा था कि मैं ऊपर से तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि दुनिया कैसी लगती है। फिर वो मीहुन को ऊपर आसमान तक उड़ा कर ले जाता है और वहाँ से व्यू दिखाता है। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। मीहुन और दोशिक ने अब फैमिली बसा लिया था और अब तो उनका एक बेटा भी था, जिसका नाम उन्होंने बोंगसोक रखा था। दोनों अब एक रिमोट एरिया में रह रहे थे, जहाँ दोशिक अब फार्मिंग करता था। दोनों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। बोंगसोक छोटा ही था जब उन्हें रियलाइज हुआ कि वो भी दोशिक की तरह उड़ सकता है। ये जानकर दोनों चिंता में पड़ गए थे। दोशिक ने पूरे घर में नेट लगा दिया था ताकि बोंगसोक को उड़ने की वजह से चोट न लगे। फिर एक दिन न्यूज में आता है कि एजेंसी का नाम बदलकर नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस रख दिया गया है और वहाँ के डायरेक्टर के रूप में यंगजुन की वापसी हुई थी। वोंग्क्यू जो पहले मीहुन की बॉस थी, अब यंगजुन की असिस्टेंट बन गई थी। यंगजुन कहता है, गुरयोंगपो को छोड़कर बाकी सबको वापस बुलाओ, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। इधर बोंगसोक अब थोड़ा बड़ा हो गया था। मीहुन और दोशिक हर वक्त अलर्ट रहते थे। मीहुन बोलती है, हमें कुछ समय बाद कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए, तो दोशिक कहता है कि समय आने पे हम सॉल के आउटस्कर्ट्स में चलेंगे, वहाँ अपना रेस्टोरेंट चलाएंगे। वो तो रेस्टोरेंट का नाम भी सजेस्ट करता है। बाद में मीहुन ने अपने रेस्टोरेंट का वही नाम रखा था। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। बोंगसोक एक तितली को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जो उड़ के बाहर चली गई थी। इधर दोशिक को मीहुन की आवाज आती है, जो बोंगसोक का नाम बुला रही थी। दोशिक उड़ता हुआ मीहुन के पास जाता है, जो बहुत घबराई हुई थी, और बताती है कि बोंगसोक कहीं गायब है। दोशिक समझ जाता है कि क्या हुआ होगा। वो उड़ता हुआ बादलों में बोंगसोक को ढूंढने लगता है, तो बोंगसोक उसे रोता हुआ आसमान में ही मिलता है। दोशिक जाकर उसे गोद में ले लेता है। एक दिन हम रेह्युक को देखते हैं, जो कस्टमर बनकर दोशिक का पता लगाने आया था। उस रात मीहुन को लोगों के फुटप्रिंट्स की आवाज सुनाई पड़ती है। वो दोशिक को बताती है कि करीब 30 लोग हैं और हमें चारों तरफ से घेर लिया है। जो लोग आए थे उनमें नाजू, बोंगप्योंग और गीचुन भी थे। दोशिक मीहुन से कहता है कि मैं आगे से जाकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करूंगा, तुम बोंगसोक के साथ पीछे से निकल जाना। वो फिर कहता है, तुम्हें तो पता है कि मेरी लाइफ कैसी रही है, मैं बोंगसोक के साथ वैसा कुछ होने नहीं दे सकता। तुम्हें बोंगसोक की एबिलिटी हमेशा छुपा कर रखनी होगी। मेरे सिग्नल पे तुम बोंगसोक के साथ निकल जाना, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा।
दोशिक फिर बाहर निकलकर सबसे फाइट करने लग जाता है, पर इतने सारे लोग जिनमें से 3 के पास पावर्स थे, उनसे बचकर निकलना पॉसिबल ही नहीं था और दोशिक पकड़ा जाता है। पर मौका देखकर उसने मीहुन को जाने को कह दिया था और वो बोंगसो के साथ वहाँ से निकल गई थी। फिर हम मीहुन को बोंगसो के साथ सॉल की तरफ जाता देखते हैं। जिस रेस्टोरेंट में वो कुछ देर रुकी थी, वहाँ रेयुक भी था जो शायद उन पे नजर रखे हुए था, पर मीहुन को पता नहीं चलता। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।